थोड़ी बहुत बजट की डिस्कशन कर लेते हैं जी। ठीक है जी। तो आप सब जानते हो आपकी क्लास आज मैंने लेट क्यों की थी, क्योंकि बजट के चक्कर में लेट की थी। तो ऐसा करते हैं बजट में ना जो जो हाइलाइट्स आई हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी डिटेल में मैं हर बार यूट्यूब पे डालता हूँ, वो कल या परसों तक मैं डाल दूंगा, बट ये वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा कि आज हमारे बजट में मेन की हाईलाइट्स कौन कौन से हैं। टैक्सेशन के भी आपको बता दूंगा, और जो थोड़ी बहुत अदर्स बातें मैंने लिखी हैं, क्योंकि जैसे मैं बजट लाइव सुन रहा था जो जो बातें मैंने ऑब्जर्व की हैं वो मैंने लिख ली हैं, वो बातें भी आपको बता दूंगा जी। ठीक है। बाकी बजट स्पीच भी आ चुकी है, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। फाइनेंस बिल भी आ चुका है, वो भी ग्रुप में डाल दूंगा। अब ना मैं आपको ना रियलिटी दिखाना चाहता हूं कि बजट स्पीच और फाइनेंस बिल में देखो फर्क क्या होता है। और कई नालायक बच्चे मैं ग्रुप में देख रहा था, मतलब फॉरवर्ड मैसेज भेजते जा रहे हैं, खुद तो उन्होंने समझा है नहीं कुछ बजट में क्या आया, क्योंकि पता ही नहीं, क्योंकि वैसे भी हमारा इनकम टैक्स होना भी, अभी तो हमारा जीएसटी चल रहा है, बट कई बच्चे वही फॉरवर्ड मैसेज वाला काम कर रहे हैं। फिर कई बच्चों के मैंने स्टेटस चेक किए, न्यूज देख रहे होते हैं, वहां से स्क्रीनशॉट लिया, डायरेक्टली आपने लगा दिया। आपको मैं दिखाऊंगा सर उस न्यूज चैनल का, ना मैं नाम नहीं दिखाऊंगा, बट मैं हर बार बच्चों के बाद बोलता हूं, क्योंकि न्यूज चैनल को ना इतना पता नहीं है सर चेंजेस क्या आ रहे हैं, सही बता रहा हूं। और आधी जनता तो उसके चक्कर में मिसलीड हो रही है। मतलब अगर मेरे पेरेंट्स हैं घर बैठ के अगर न्यूज देख रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स अगर घर बैठ के न्यूज देख रहे हैं, वहां पर आ गया भाई इसमें टैक्स कम हो गया, तो हमें क्या लगेगा टैक्स कम हो गया, जबकि एक्चुअल में अमेंडमेंट कुछ और है और न्यूज वाले ने कुछ और लिख दिया, तो उसका बहुत गलत इफेक्ट भी आपको पड़ता है। अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने 2 स्क्रीनशॉट और बच्चों के लिए हुए हैं। उस न्यूज चैनल का नाम तो मैंने हटा दिया, बट मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देखो कितनी बड़ी मिसलीड पॉइंट फैलते हैं। मतलब क्योंकि देखो आपने स्क्रीनशॉट लगाया, आपके कई रिलेटिव देखेंगे, उनको गलतफहमी हो जाएगी बिना बात की। ठीक है जी। तो बजट के क्या क्या हाइलाइट्स हैं एक बार पहले वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद फिर फाइनेंस बिल और फाइनेंस एक्ट के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया, उसको भी अभी मैं दिखा दूंगा। चलो इधर सुना ध्यान से, इधर सुना ध्यान से। अभिषेक कह रहा है सर मैंने किया था फॉरवर्ड, मुझे इंग्लिश में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। तो नालायक इंग्लिश तो इंप्रूव करनी पड़ेगी ना, आगे रह के कंपनी में काम कैसे करोगे? सीधा बोलोगे कि अरे भाई क्या कह रहा है भाई, मैंने समझ में ना आ रहा। आगे रह के कंपनी में थोड़ा बोलोगे, कंपनी में तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश सुना करो। और इतनी भी कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं थी कि समझ ही नहीं आ रही थी। इधर देखो ध्यान से नालायक। चलो जी, अच्छा अब सुना ध्यान से। अब यहाँ पे कुछ बजट की मैं की हाईलाइट्स आपको बताने जा रहा हूँ। हाइलाइट्स का मतलब क्या होता है कि मेन की पॉइंट्स क्या बजट के अंदर हैं टैक्सेशन के और अदर्स, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल में मैं 1 या 2 दिन के अंदर पूरी कंप्लीट वीडियो बना के डाल दूंगा। बट उससे पहले मैं कुछ वार्निंग देना चाह रहा हूं, कुछ मैं डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूं जी। अब वो वार्निंग और डिस्क्लेमर क्या है पहले वो सुन लो जी। हेलो भैया, पहले सीधे होकर बैठो, बिल्कुल सीधे होकर बैठो यार। देखो ये बात गलत है। मेरे को यह था कि मैं शाम को चलो यूट्यूब पे अलग से वीडियो डाल दूंगा, बट अगर आपकी लाइव क्लास अब लेट स्टार्ट हुई है तो मैं चाहता हूं कि आपके साथ ही मैं डिस्कस कर लूं, ताकि आपको भी नॉलेज मिले कि बजट किस तरह से देखा जाता है। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब एक बार यहां पे चेक करना जी, एक बार यहां पे चेक करो। ये आपकी बजट स्पीच है जो भी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो भी 11 बजे पेश की थी, वो बजट स्पीच ना उनके हाथ में ये वाली होती है। और मैंने पहले भी कहा था वो कभी फाइनेंस बिल नहीं पढ़ती, वो कभी फाइनेंस बिल नहीं पढ़ती, उनके हाथ में बजट स्पीच होती है। और अगर किसी बच्चे ने बजट स्पीच चेक की हो, नहीं तो मैं ग्रुप में तो भेज दूंगा, बजट स्पीच अगर आप चेक करोगे ना, सिर्फ 38 पेज की बजट स्पीच है, सिर्फ 38 पेज की। मतलब सिर्फ 38 पेज में उन्होंने पूरा बजट रीड कर दिया। और जो फाइनेंस बिल है, मतलब इसमें मेन चेंजेस लिखे होते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आने हैं। अगर मैं आपको इस बार का फाइनेंस बिल दिखाऊं, ये फाइनेंस बिल है 284 पेजेस का। सर बट हमें तो सुनने में आया कि टैक्स में तो कोई भी चेंज नहीं आया। भाई ना तो कोई टैक्स रेट में चेंज हुआ, भाई ना तो कोई रिबेट में चेंज हुआ, ना ही कोई डिडक्शन में चेंज हुआ, तो इतने सारे पेजेस कैसे? मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि बजट में वही बातें बोली जाती हैं जो अच्छी बातें होती हैं, ताकि लोग कहें वाह भाई वाह मजा आ गया। और जितनी बाकी बातें होती है ना, मतलब जितने भी सेक्शन में चेंजेस होते हैं, वो सारे के सारे फाइनेंस बिल के अंदर होते हैं। और आप चेक करो, आपके सामने फाइनेंस बिल है, 284 पेजेस का फाइनेंस बिल है। मतलब इसमें आपको मैं दिखाऊं सर, ये फाइनेंस बिल में जितने सेक्शन यहाँ पे लिखे होंगे ना, आपको मैं दिखाता हूं। अगर आप यहाँ चेक करोगे, ये देखो, ये इन सेक्शंस के अंदर अमेंडमेंट आई है। आप चेक करो, इसमें सिंगल सेक्शन भी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने नहीं बोला। आप चेक कर लो, देखो अमेंडमेंट इन सेक्शन 2, 10, 11, 12A भी, 13, 14, मतलब आप चेक करो कितने सारे सेक्शन में चेंजेस हैं, बट इसमें सिंगल सेक्शन में उन्होंने नाम ही नहीं लिया। सर फिर वो कैसे पता लगता है? एक बात बताओ, जो हम ऑब्वियस सी बात है, जो वजह CS कर रहे होते हैं, तो हमें तभी तो हमारी वैल्यू क्या, हमारी वैल्यू यही तो है, हमारी वैल्यू यही तो है कि एक्चुअल के चेंजेस जो होते हैं वो फाइनेंस बिल के अंदर होते हैं। बजट स्पीच में तो बस थोड़े बहुत चेंजेस उन्होंने बता दिए कि भैया ये चेंजेस हैं, और बाकी चेंजेस अगर देखने तो फाइनेंस बिल जाके पढ़ लेना।
और मैं ये भी क्लियर कर दूं सर, फाइनेंस बिल में जो चेंजेस हैं अभी ये भी पक्के नहीं है, क्योंकि जब तक फाइनेंस एक्ट में ये चेंजेस कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक ये एप्लीकेबल भी नहीं होंगे। और ये सारी बातें आप पहले पढ़ चुके, क्योंकि पहले फाइनेंस बिल होता है फिर फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट होगा। हाँ, अगर फाइनेंस एक्ट में सेम चेंजेस आ जाएंगे फिर वो चेंजेस एप्लीकेबल होंगे, नहीं तो कुछ चेंजेस ऐसे भी होंगे जो फाइनेंस बिल में तो होंगे बट फाइनेंस एक्ट में नहीं होंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं सर, कुछ चेंजेस ऐसे भी होंगे जो फाइनेंस बिल में तो होंगे बट फाइनेंस एक्ट में नहीं होंगे। तो जो फाइनेंस एक्ट में नहीं होंगे ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास के अंदर बताई थी कि बजट स्पीच क्या होती है, मेमोरेंडम क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है। तो ये आपको दिखाने जा रहा हूं कि बजट स्पीच आप अगर चेक करोगे 38 पेज के अंदर बजट स्पीच पूरी खत्म हो जाती है, और फाइनेंस बिल जो है 284 पेज का फाइनेंस बिल है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। और दूसरी बात ना, डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है जी, कि जो ये आज बजट आया, उम्मीद करूंगा मेरी लैंग्वेज आपको क्लियर है, मैं प्योर हिंदी बोल रहा हूं, इंग्लिश का तो मतलब ही नहीं है, तो उम्मीद करूंगा हिंदी आपको समझ में आती है। क्योंकि ना कई बच्चों को हिंदी भी समझ में नहीं आती, और पता है समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि बाहर जाके काफी सारे बच्चे मिलेंगे, उनका दिमाग खराब करेंगे, फिर मुझे मैसेज करेंगे, फिर मैं दोबारा बोलूंगा याद करो मैंने एक वीडियो बना के डाली थी। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान सुनना जी, इस वीडियो से आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और पता भी लगेगा एक्चुअल में रियलिटी क्या होती है। तो जो ये आज बजट आया है, जो भी 11 बजे बजट आया था, ठीक है जी, पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं, ये जिनके भी एग्जाम जून 22 में हैं या दिसंबर 22 में हैं, ये बजट हमारे किसी काम का नहीं है। अगर वो सीए वाले बच्चे इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो मई 22 या नवंबर 22, और मेरी फैमिली अगर सीएस के बच्चे की बात करूंगा तो मैं जून 22 और दिसंबर 22, मतलब दिसंबर 22 के अंदर भी एप्लीकेबल नहीं है जी। हेलो अंकल, आपकी बात कर रहा हूं जी, क्योंकि आप में से कई बच्चे होंगे दिसंबर 22 वाले क्लासेस ले रहे होंगे। तो मैं क्लियर कर दूं, आज के बजट में सिंगल चेंज भी हमारे दिसंबर 22 के एग्जाम में भी नहीं आएगा। क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या आएगा, चाहे वो जून 22 की बात करूं चाहे दिसंबर 22 की बात करूं, फाइनेंस एक्ट 21 ये पहले मैं क्लियर कर चुका था। अब जो आया फाइनेंस बिल 22 है, अब ये फाइनेंस एक्ट 22 में कन्वर्ट होगा। और फाइनेंस एक्ट 22 जो होगा, हाँ, अगर आपका टारगेट जून 23 का है या दिसंबर 23 का है, फिर ये फाइनेंस एक्ट हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल होगा, नहीं तो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होगा जी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा भी हुआ है कि मई और जून 22 क्रॉस मैंने मार रखा है, नोट रेलिवेंट है, और नवंबर दिसंबर के अंदर भी नोट रेलिवेंट है। हाँ, अगर आपका टारगेट है कि सर मेरे को लग रहा है कि मैं ना जून 23 तक जा सकता हूँ, मतलब मेरे को अपने पर विश्वास ही नहीं है सर, मेरे एग्जाम निकलेंगे नहीं निकलेंगे, तो फिर मेरे को तो चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे। देखो पर ऐसा तो फिर पता नहीं कितने फाइनेंस एक्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको, उसको मैं क्या कर सकता हूँ जी। बट मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आपके जून में एग्जाम है, दिसंबर में है, तो जब आपके एग्जाम होंगे तब आपके एग्जाम निकलेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, तो इनके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, इनके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, ये बात क्लियर हो गई, ये दूसरी बात है। अच्छा, और सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब जो डिटेल चेंजेस जो होते हैं ना, वो फाइनेंस बिल के अंदर होते हैं, और वो भी चेंजेस ना प्रपोज्ड हैं। मैं दोबारा बोल दूं, फाइनेंस बिल का मतलब क्या होता है, प्रपोज्ड, मतलब हमारी गवर्नमेंट ये चेंज लाना चाहती है। तो जो भी बच्चा फाइनेंस बिल देखेगा ना, तो ये मत बोल देना कि ये चेंजेस आ गए। जैसे कई बच्चे भी बोल रहे थे कि सर ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो प्रपोज्ड है ना अभी। अब प्रपोज का मतलब क्या है, लोकसभा राज्यसभा के अंदर जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, फिर जाके एक्ट बनेगा, जब वो एक्ट बनेगा तब जाके वो एप्लीकेबल होगा। बट हाँ, गवर्नमेंट ने चेंजेस सारे प्रपोज कर दिए कि हमारी गवर्नमेंट ये चेंजेस लाना चाहती है। मेरी बातें पल्ले पड़ रही हैं आपके लिए? तो फाइनेंस बिल में जितने भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ना, अगर आपके हाथ में फाइनेंस बिल आता है, आप उसको पढ़ने के लिए बैठ जाओ कि देखें तो सही क्या क्या चेंजेस है, तो जो भी आप चेंजेस पढ़ोगे ये सारे के सारे प्रपोज्ड चेंजेस हैं, गवर्नमेंट ये चेंजेस लाना चाहती है। हाँ, जब ये फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद ये एप्लीकेबल हो जाएंगे, और 75 डेज के अंदर, मैंने पहले भी कहा था, ऑलमोस्ट एक्ट बन जाता है। उम्मीद है 28 मार्च, 29 मार्च या 30 मार्च या 31 मार्च को एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिस दिन एक्ट में कन्वर्ट होगा तो 1 अप्रैल से प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली तो 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल हो जाएगा, बट हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल इस साल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो जी। ये भी बात क्लियर हो गई जी। ठीक है, तो ये आपके सारे चेंजेस जो हैं ये प्रपोज चेंजेस हैं। ठीक है, अच्छा अब सुना ध्यान से, बच्चा कहता है सर ये भाई पापा पूछ रहे हैं, पापा साथ बैठे हैं, हमने पापा को बोला कि पापा विवेक सर ना बजट के ऊपर कुछ बोलेंगे, तो आप भी सुन लो विवेक सर क्या कहते हैं। तो पापा पूछ रहे हैं कि बेटे हमारे लिए कुछ आया क्या, भाई कल तूने एक वीडियो बना के डाली थी, भाई तूने कहा था स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़नी चाहिए, 80C की लिमिट बढ़नी चाहिए, 80D की लिमिट बढ़नी चाहिए, तो कुछ आया या नहीं आया? मैं अंकल कुछ भी नहीं आया। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है या मिडिल क्लास सैलरी क्लास पर्सन है, उसके लिए नॉर्मली गवर्नमेंट ने कुछ भी नया इंसर्ट नहीं किया। ना तो आपके टैक्स रेट चेंज हुए हैं, मतलब जो फाइनेंस एक्ट 21 के हैं डिटो सेम फाइनेंस एक्ट 22 के हैं।
ठीक है, मतलब कोई भी टैक्स रेट में चेंज नहीं है। आपका जब इनकम टैक्स अभी होगा, क्योंकि अभी तो आपका जीएसटी चल रहा है ना, आपका जब इनकम टैक्स मैं कराऊंगा उसमें बताऊंगा टैक्स के रेट्स होते हैं, रिबेट में कोई चेंज नहीं है, सरचार्ज के रेट में कोई चेंज नहीं आया जी। मतलब ये लगा लो जो मेजर मेजर बातें होती है ना, जो एक नॉर्मल कॉमन मैन के लिए होती हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ना ही इन्होंने कोई डिडक्शन की लिमिट इंक्रीज की, एटीसी की लिमिट इंक्रीज नहीं की, एटीडी की लिमिट इंक्रीज नहीं की। मतलब जो उम्मीद थी ना कि ये वाले बेनिफिट्स मिलेंगे, वो बेनिफिट गवर्नमेंट ने नहीं दिए। ठीक है जी। अब मेजर बेनिफिट कौन कौन से दिए हैं जी, जो बजट स्पीच के अंदर बोले हैं। ठीक है जी, बजट स्पीच के अंदर कौन कौन से उन्होंने चेंजेस बोले हैं वो मैं एक बार आपको हाइलाइट्स बता रहा हूं जी। बाकी डिटेल में दोबारा कह रहा हूं, डिटेल में फाइनेंस बिल के अंदर जो चेंजेस होंगे उसको मैं डिटेल में बना के डाल दूंगा, बट वो हमारे एग्जाम में किसी काम के नहीं है। ठीक है, इधर सुना ध्यान से। अब की चेंजेस कौन कौन से टैक्सेशन के अंदर आए वो बताने जा रहा हूं। अच्छा, अब सुना ध्यान से। अब जो बच्चे न्यूज देखते हैं ना, आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये आपको ना एक चीज में दिखाता हूं। ये देखो, ये आज के न्यूज, मैंने चैनल का नाम यहां पे काट रखा है जी। चैनल का नाम मैंने यहाँ पे काट रखा है क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किस चैनल का नाम लेने की, सिर्फ मैं ये आपको ये शो करना चाहता हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं, न्यूज़ पे रिलाई करते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, अपने स्टेटस पे लगा लेते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि एक्चुअल में चेंज आया क्या है, और हमें लगता है कि वो चेंज आ चुका है। और ये पहले भी मैं कल क्लास के अंदर कई बार बता चुका हूँ सर। अब देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इतने बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखा हुआ है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 15% से ज्यादा टैक्स नहीं। ऐसी कोई अमेंडमेंट आई ही नहीं है सर। अगर सिंपल, अगर मेरे पापा इसको देखेंगे ना, मेरे फादर साहब इसको देखेंगे, वो पढ़ने में क्या लगेगा जी इनको, वो पता क्या बोलेंगे कि बेटे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ना 15% टैक्स लगेगा मैक्सिमम। इवन अगर आपके फादर भी, आपके रिलेटिव भी, कोई भी नॉर्मल इंसान जो सीएस नहीं कर रहा होगा, जो सीएम में मतलब जो प्रोफेशनल डिग्री नहीं, उसको पता ही नहीं है सर। वो तो नॉर्मली क्या सोचेगा कि भाई साहब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी आएंगे ना, उस पर 15% से ऊपर टैक्स नहीं है। तो सर 15% से ऊपर टैक्स नहीं है, ऐसी कोई बात तो फाइनेंस मिनिस्टर ने की नहीं है। अब ये एक्चुअल में चेंज क्या, अभी आपको बताऊंगा। ये एक्चुअल में चेंज जो है ना, ये सरचार्ज का है। मतलब इनकम टैक्स में सरचार्ज एप्लीकेबल होता था। सरचार्ज के 4 रेट होते थे, 10%, 15%, 25, 37। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ना 2 कैटेगरी होती है, जब इनकम टैक्स में कराऊंगा आपको पता लग जाएगा। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आते हैं 112 एक सेक्शन होता है, और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर आते हैं। तो अभी तक लॉ में ये लिखा हुआ था कि जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले होंगे उस पे हाईएस्ट सरचार्ज लगेगा 15%, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं 112 वाले उस पे 25 और 37% वाला सरचार्ज भी लगेगा। तो उन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ने कहा भाई हमारी शक्ल में क्या कमी है भाई, उन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को तो तुमने बोल दिया भाई 10% लगेगा या 15 लगेगा, 25, 37 वाला सरचार्ज उनके हाथ में नहीं लगेगा, उन पे 15% तक लगेगा। भाई हम भी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैं। तो इस बार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने चेंजेस ये प्रपोज किए कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी भी वैरायटी के हों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी भी वैरायटी के हों, टैक्स रेट तो वही लगेगा जो उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, बट सरचार्ज जो होगा ना वो हाईएस्ट 15% लगेगा। मतलब 25% और 37% वाला सरचार्ज अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अमेंडमेंट आई है। अब सोच के बोलना, जिसने ये न्यूज देखी होगी वो तो भाई साहब स्क्रीनशॉट लगा के बैठ गया ना, और अगर मान लो उसके कोई नोन में है वो भी उसको वो आगे स्क्रीनशॉट लगाएगा, कितने स्क्रीनशॉट फैल जाएंगे सर। और यही प्रॉब्लम हुई थी जब इनकम टैक्स में एक बार अमेंडमेंट आई थी कि अगर किसी की इनकम 5 लाख तक होती है तो रिबेट मिल जाएगी, और रिबेट मिलने के बाद टैक्स नहीं लाएगा। न्यूज वालों ने पता क्या लिख दिया कि एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख हो गई है। भाई साहब लोग बल्ले बल्ले करने लगे, एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख होगी, 5 लाख होगी। बाद में सीए लोगों ने समझाया, सीएस लोगों ने समझाया, भाई साहब एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख नहीं हुई, एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख ही है। वो तो अगर इनकम तुम्हारी 5 लाख तक होगी तो रिबेट मिलने के बाद टैक्स आपका नील हो जाएगा। एक नया कॉन्सेप्ट है रिबेट, एग्जम्पशन लिमिट इंक्रीज नहीं हुई। तो सिंपल सी बात है सर, ये नॉलेज तो किसको होगी, नॉलेज तो प्रोफेशनल को ही होगी ना। तो सिंपल, जब मैंने इसको देखा स्टेटस पे मैंने कहा यार हद है। मतलब बच्चों को जितना मर्जी समझा लो, बच्चे फिर करेंगे अपनी। और इवन मेरा ही बच्चा था सर, वो मेरा बच्चे का मतलब मैंने अपना सेव किया था, मतलब नाम तो मैंने सेव होते हैं, तो मैंने स्टेटस देखा, मैंने कहा मैंने कितनी बार बच्चों को बोला है कि थोड़ा सा देख के काम किया करो। अब सोच के बोला जो उन्होंने लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 15% से ज्यादा टैक्स नहीं, ये है ही नहीं कोई अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट है ही नहीं सर, ये अमेंडमेंट कोई भी नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद यहां पे अगर मैं आपको दिखाता हूं जी, यहां पे अगला जो चेंज इन्होंने, देखो यहां पे क्या लिखा है, एक चेंज ना यहां पे और आया है, एक मिनट रुको।
एक और चेंज यहाँ पे आया है, मैं अगर आपको दिखाऊं, उसमें भी इन्होंने ना, मतलब उस पे भी मेरे यहाँ पे चेंज आ नहीं रहा, उसमें भी इन्होंने यहाँ पे ना थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। उसमें भी कोई अनडिस्क्लोज इनकम होती है, उसके बारे में भी इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ऐसे कोई अमेंडमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे हो, आप जब भी कोई अमेंडमेंट अगर लाइव सुन रहे हो तो आप खुद ऑब्जर्व करो ना, ये थोड़ा किसी का टेप किसी का कॉपी करके आपने स्क्रीनशॉट चेप दिया बस आपने। ठीक है जी, चलो तो इधर सुनो ध्यान से। तो एक तो ये मैंने आपको बता दिया, अब सुनना ध्यान से की हाइलाइट्स कौन कौन से हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं वन बाय वन। ठीक है, अब वन बाय वन सुनते हैं कि की हाइलाइट्स कौन कौन से हैं। मैं बोलता रहूंगा, आपको लिखने हैं, लिखते रहना, सुनते हैं सुनते रहना, नहीं तो मैं 1 या 2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट अपनी लैंग्वेज में एक पीडीएफ बना के इशू कर दूंगा, वो मैं आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा, उसके थ्रू आपको सारी अमेंडमेंट पता लग जाएंगी। बट अगेन बोल दूं, हमारे एग्जाम में किसी काम की नहीं है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल होंगी और अभी प्रपोज्ड है, अभी पक्की पक्की अमेंडमेंट आएंगी फाइनेंस एक्ट बनने के बाद। ठीक है, सबसे पहली जो इन्होंने अमेंडमेंट बताई है आज, जो इन्होंने बजट के अंदर डायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट की है, एक ये नई अपडेटेड रिटर्न कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जी। इन्होंने श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि कई बार रिटर्न फाइल करने में ना कमी, मतलब ओमिशन हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं अपडेटेड रिटर्न का। तो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं अपडेटेड रिटर्न, जो हम विद इन 2 ईयर फाइल कर सकते हैं कि अगर कोई कमीशन हो गया, कोई गलती हो गई, आपसे कोई इनकम छूट गई है, तो उस इनकम को आप दिखाना चाहते हो तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसकी टाइम लिमिट इन्होंने प्रपोज की है 2 साल। ठीक है, अभी अमेंडमेंट आएगी नहीं आएगी वो फाइनेंस एक्ट जब बनेगा उसके बाद ही पता लगेगा, बट एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है अपडेटेड रिटर्न का। रिवाइज रिटर्न पहले होती है, बिलेटेड रिटर्न पहले होती है। ठीक है, अब ये अपडेटेड रिटर्न कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि विद इन 2 ईयर आप इसको अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। मे बी या तो ये रिवाइज रिटर्न को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट ही इंसर्ट कर देंगे अपडेटेड रिटर्न का, जिसकी टाइम लिमिट आपकी 2 साल है। ठीक है जी, उसके बाद फिर अगली इन्होंने अमेंडमेंट की है, एक ना इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट होता है एएमटी का। आप ऐसे पता है कई बच्चे देख रहे हैं, यार ये सर ना इनकम टैक्स की बातें कर रहे हैं, जीएसटी की सर बातें करें तो मजा नहीं आएगा, जीएसटी में इतने चेंजेस आए नहीं, बताओ क्या बातें करो, मेजर तो होते हैं इनकम टैक्स में चेंजेस। बट मैं जब इनकम टैक्स कराऊंगा ना, आप अप्रिशिएट करोगे कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट होता है एएमटी का, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है जी, एडिशनल रिटर्न वाला नहीं अजय, एडिशनल रिटर्न नहीं, एडिशनल इनकम अगर आपको दिखानी है, एडिशनल रिटर्न नहीं होता, अपडेटेड रिटर्न होता है। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप एक बार पढ़ो ना। उसने बोला है कि भैया अगर मिस्टेक को आपको सही करना है, आपको पता लगा कि आपसे कोई गलती हो गई है, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट सच एरर, आई एम परपोजिंग, देखो साफ साफ लिखा, आई एम परपोजिंग ए न्यू प्रोविजन। मैं परपोज कर रही हूं सर, अभी पक्का पक्का नहीं है कि आएगा नहीं आएगा जी, वो तो अभी लोकसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, फिर जाके वो एक्ट बनेगा, तब की तब देखेंगे। बट मैं प्रपोज कर रही हूं कि न्यू प्रोविजन आना चाहिए, परमिटिंग, जो टैक्स पेयर को परमिट करे टू फाइल अपडेटेड रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब उनकी इनकम मिस हो गई है तो जब वो इनकम नहीं दिखाएंगे उस इनकम पे एडिशनल टैक्स पे करने के लिए, तो अपडेटेड रिटर्न वो फाइल कर सकते हैं। उसकी टाइम लिमिट जो होगी वो विद इन 2 ईयर होगी असेसमेंट ईयर के एंड से। तो ऐसा एक प्रोविजन लेके आने की बात हुई है। दूसरी अमेंडमेंट जो निकल के आई है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है इनकम टैक्स में ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये आप में से 100% बच्चों ने नहीं सुना होगा, मुझे पता है, क्योंकि आपका तो अभी नया बैच चल रहा है, तो आपने सुना नहीं होगा अभी, हमारा इनकम टैक्स होना भी है अभी। अब ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होता क्या, जो पुराने बच्चे होंगे उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मतलब गवर्नमेंट ने ये बात कहती है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, सोसाइटी है, एओपी है, बीओआई है, जो उनका नॉर्मल टैक्स बनता है, एक ना नॉर्मल रेट होते हैं जो नॉर्मल टैक्स, जिनसे नॉर्मल टैक्स निकलता है, और फिर एक गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लेके आई थी एएमटी का। एएमटी का मतलब होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। भाई गवर्नमेंट ना इन लोगों को यह बात कहती है कि कम से कम इतना टैक्स तो आपको हमको देना ही पड़ेगा। सर आपको नहीं लग रहा ये जबरदस्ती है? भाई जब एक इंसान का नॉर्मल टैक्स नहीं बन रहा तो फिर वो कम से कम इतना टैक्स क्यों पे करेगा? यही तो प्रॉब्लम है इनकम टैक्स में, आपको दिखाऊंगा सर। इनकम टैक्स में 2 ऐसे चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर है मैट का और एक चैप्टर है एएमटी का। मैट का चैप्टर कंपनी के ऊपर लगता है, एएमटी अदर देन कंपनी पर लगता है, ठीक है। बट गवर्नमेंट इसमें बात कहते हैं कम से कम इतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, बात खत्म। तो इन्होंने चेंजेस जो किए हैं वो एएमटी के अंदर किए हैं, और एएमटी के अंदर भी सारे चेंज नहीं किए, क्योंकि कई सारे बच्चे ना, रटने वाले बच्चे, मैंने कहा ना, वो पता क्या सोचते हैं,
आप देखना कई फॉरवर्ड मैसेज आएंगे, उसमें क्या लिखा होगा कि एएमटी का रेट कम कर दिया, कितना कर दिया, 18.5% से 15% कर दिया, बट उनको ये नहीं पता कि हर केस में नहीं किया। सर ये कॉन्सेप्ट एएमटी वाला जो कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में हम करेंगे, ये इंडिविजुअल पर भी एप्लीकेबल है, एचयूएफ पर भी है, सोसाइटी पर भी है, सब फर्म पर भी है, बट चेंजेस जो किए हैं इन्होंने सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में किए हैं। सर एक बार दोबारा बोला, आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जो एएमटी था पहले उसका रेट 18.5% था, अब इन्होंने कहा जी हम 18.5% को ना रिड्यूस करके हम 15% रेट कर रहे हैं, जो कंपनी वाले केस में मैट के ऊपर होता है, हम सेम एएमटी के अंदर कर रहे हैं, बट हर केस में नहीं, ओनली इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओनली इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर आप किसी को कंसल्ट करते हो या घर में पापा को बताते भी हो, किसी को भी बताते हो ना, तो आप ये बोल देना कि भैया एएमटी में चेंज जो आया ना वो सिर्फ सोसाइटी वाले केस में आया है, मतलब और किसी केस में नहीं है। इट मींस आज अगर इंडिविजुअल एएमटी पे करेगा तो 18.5% है, आज अगर एचयूएफ एएमटी पे करेगी तो 18.5% है, बट अगर सोसाइटी एएमटी पे करेगी तो 15% रेट एप्लीकेबल होगा, जो नया रेट इन्होंने प्रपोज किया है। एक तो ये चेंज आया है, और दूसरा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सरचार्ज उनके ऊपर लगता था उसमें भी चेंज आ गया। कई बच्चे तो ऐसे कर रहे हैं, अरे भाई क्या चल रहा है ये, अरे भाई क्या चल रहा है ये, क्या समझ आ रहा है? कहते नहीं भाई मेरे तो बिल्कुल ही पल्ले ना पड़ रहा। दूसरा बच्चा कह रहा है भाई समझ ले, कुछ तो समझ आएगा, बाकी जब इनकम टैक्स करेंगे तब का तब देख लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ा है, तो सारी बातें बाद में होंगी हमारी। अरे क्या बात है, मजा आ गया। इधर सुना ध्यान से। तो एक तो एएमटी का रेट कम कर दिया, 18.5 टू 15% कर दिया, किस केस में? ओनली इन द केस ऑफ सोसाइटी। और दूसरा सरचार्ज के रेट कम कर दिए इन केस ऑफ सोसाइटी। अभी तक सोसाइटी वाले केस में क्या था? सोसाइटी वाले केस में यह था कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती थी, अगर, अब देखो मैं डिटेल में नहीं जा रहा जी अब एएमटी क्या है, क्योंकि अभी मैं इनकम टैक्स नहीं करा रहा, ये चैप्टर पूरा डिटेल में हमारा इनकम टैक्स में आना है, तो उसको सिर्फ सुन लो, ये हाईलाइट्स हैं ताकि मेन बातें आपको पता लगे और सही मैनर में पता लगे, गलत मैनर के अंदर पता ना लगे। तो अभी तक सोसाइटी वाले केस में क्या होता था, लो में लिखा होता कि अगर सोसाइटी की इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी ना तो उस केस में सरचार्ज लगेगा 12%। ठीक है, अभी तक लो में ये लिखा था। अब गवर्नमेंट कहती है अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी, 10 करोड़ तक होगी तो 7% सरचार्ज। मतलब पहले सिर्फ 12 था, ऊपर इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाती 12%। अब गवर्नमेंट कह रही है नहीं, 1 करोड़ से ऊपर जाती 10 करोड़ तक 7%, अगर इनकम 10 करोड़ से भी ऊपर होगी ना फिर 12% सरचार्ज लगेगा। तो अब सोसाइटी वाले केस में 2 सरचार्ज आ गए। ठीक है जी, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक 7%, और 10 करोड़ से अगर ऊपर इनकम होगी तो 12% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। ये बात ध्यान दो, ये सेकंड चेंज गवर्नमेंट ने प्रपोज की है। ठीक है, तो देखो अभी तक सर बुक आ जाएगी, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। अभी जब इनकम टैक्स स्टार्ट होगा, पहले इनकम टैक्स स्टार्ट तो होने दो, बुक नहीं है, बच्चों को बुक की टेंशन होगी। जीएसटी की बुक कितनी खोल के देख ली? ये बच्चे कह रहे हैं जीएसटी की बुक तो हम पूजा करते हैं, मंदिर में रखी हुई है, खोली हमने आज तक भी नहीं, मतलब बच्चे ने बुक मैंने खुलवाई है, आज से आपसे बुक खुलवाई है, इतने बढ़िया नोट्स आपको बनवा दिए, बुक आ जाएगी, टेंशन मत लो। सर मुझे आपसे ज्यादा टेंशन है। इधर सुनो ध्यान से, मैं समझाना चाह रहा हूँ वो नहीं, बच्चा कह रहा बुक नहीं है अभी तक हमारी। इधर सुनो ध्यान से। तो एएमटी वाले केस में क्या चेंज आ गया? एक तो 18.5% से 15% हो गया। ठीक है, और किस केस में? ओनली इन केस ऑफ सोसाइटी। और सरचार्ज का रेट चेंज हो गया, पहले 12% फ्लैट रेट था 1 करोड़ के ऊपर, अब गवर्नमेंट कह रहे 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक 7%, और अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में 12% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा सोसाइटी वाले केस में। एक तो ये चेंज आ गया। फिर तीसरा चेंज जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया जी, तीसरा चेंज गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, जो हैंडीकैप पर्सन होते हैं, डिपेंडेंट हैंडीकैप पर्सन होते हैं, उनको गवर्नमेंट ने इंसेंटिव इंक्रीज कर दिए। जैसे आपको बताओ, आज जो हैंडीकैप होते हैं, कुछ लोग तो खुद काम कर सकते हैं, कुछ लोग खुद काम नहीं करते, उनके घर वाले उनके ऊपर खर्चा करते हैं, उनके पेरेंट्स उनके ऊपर खर्चा करते हैं। तो गवर्नमेंट ने वहां पे चेंजेस प्रपोज किए हैं कि हम उनको एडिशनल टैक्स इंसेंटिव देंगे जो डिपेंडेंट हैंडीकैप होते हैं, मतलब जिस हैंडीकैप पे उनकी फैमिली खर्चा करती है। एक ये चेंजेस उन्होंने प्रपोज किया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, एक ना न्यू पेंशन स्कीम होती है जी, एक न्यू पेंशन स्कीम होती है आपकी इनकम टैक्स के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम होती है। इसमें अभी तक क्या होता था, जैसे आपको बताओ, एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉई होता है। ठीक है, अब आपको मैं इनकम टैक्स अंदर बताऊंगा कि जब भी पेंशन फंड होता है ना, एक पेंशन फंड होता है, अगर आपके फादर साथ बैठे हैं, उनको पता है कि पेंशन फंड की बात चल रही है, तो उस पेंशन फंड में क्या होता है कि एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। अब अभी तक ना लॉ में ये लिखा था, जो लास्ट अभी तक चेंजेस थे उसमें लिखा था कि अगर कोई एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं,
अगर कोई एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो 14% तक का कंट्रीब्यूशन उस उतने की डिडक्शन मिल जाएगी एम्प्लॉई को, उसके 80 एक सेक्शन था 80 CCD2। बच्चा कह रहा हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं सुन लो, कोई बात नहीं सुन लो, कम से कम जो पुराने बच्चे होंगे, दोस्त होंगे, उनके लिए सुन लो, अपने लिए सुन लो, जब इनकम टैक्स कराऊंगा तो सारी बातें समझ में आएंगी। इतना समझ लेना बस कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयर होते थे, अगर वो कंट्रीब्यूट करते थे तो 14% की, उसमें स्टेट गवर्नमेंट वाले केस में 10% की लिमिट थी। अब इन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की लिमिट बराबर है, मतलब 14% जो है दोनों ही केस में लिमिट आ चुकी है। मतलब आज अगर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, अगर उनके एम्प्लॉयर उनके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो 14% तक की वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ था, अब ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी लेके आ चुके हैं। उसके बाद अगला चेंज स्टार्टअप के लिए आया जी। अब स्टार्टअप के लिए खास चेंज नहीं है, बस चेंज ये है कि स्टार्टअप की डेट ना, मतलब जो लोग स्टार्टअप करते हैं उसकी स्टार्टअप की डेट अभी तक 31 मार्च 22 थी। कोविड के चक्कर में लोगों ने स्टार्टअप कम किए, उन्होंने एक साल और इंक्रीज कर दी, 31 मार्च 23 कर दी है जी। एक तो ये चेंज आया, और दूसरा फिर एक चेंज आया, कंपनी की टैक्सेशन है 115 BAB के अंदर, एक सेक्शन है इनकम टैक्स में 115 BAB, ये कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जब आपने पता होगा कि मोदी साहब बार बार क्या कहते हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कि भैया इंडिया में अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हम बहुत सारे बेनिफिट देना चाहते हैं, ठीक है। और कंपनी के केस में आपको हैरानी होगी, जो अरे नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, वो सिर्फ 15% टैक्स पे करती है सर, सिर्फ 15% जी। सर ऐसा क्या, लग एक चाय और बिस्किट ले ले फिर सुनो, इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। वो तो एज की लिमिट दी है, उसमें एज की लिमिट दी है जी, उसमें एज की लिमिट दी है कि वो बेनिफिट किन लोगों को मिलेगा, ठीक है जी। इधर सुनो ध्यान, एक ना वही है, मतलब 2-3 वर्ड पकड़ रखे हैं बच्चों ने, कह रहे सर हमने कुछ ऐसा भी सुना, ऐसा भी सुना, ऐसा भी सुना है। ये सारे चेंजेस आपको ना नॉर्मली इनकम टैक्स में समझ में आएंगे। अभी मेन बातें सुनो, जो सुनने वाली हैं बातें, इधर देखो ध्यान से, तो सुना ध्यान से। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, अब जो डोमेस्टिक कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, तो मोदी साहब उनको बेनिफिट देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आपने शार्क टैंक के अंदर भी देखा होगा कि आज इंडियन कंपनी नए स्टार्टअप कर रही है, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी ना, उस पर हम 15% टैक्स चार्ज करेंगे। मतलब हैरानी की बात देखो कि इंडिविजुअल पे 30% तक टैक्स है, बट अगर कोई नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उस पर 15% टैक्स है, बट वो कंपनी बनी होनी चाहिए 31 मार्च 23 तक, ठीक है जी। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, मतलब कॉन्सेप्ट खत्म हुआ मतलब अब इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है, 31 मार्च 24 कर दी है, मतलब एक साल और बढ़ा दिया। क्योंकि कोविड के चक्कर में, मैंने कहा ना, कोविड के चक्कर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इतनी खुली नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो यार तुम अभी और खोलो, मतलब 2024 तक भी अगर कोई नई मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी इंडिया में आएगी, इंडिया में काम करेगी, तो 15% उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो स्टार्टअप के लिए इन्होंने क्या किया, जो इनकी पुरानी लिमिट थी उसको एक साल से इन्होंने और इंक्रीज कर दिया जी, ठीक है। एक ये चेंजेस आया है। उसके बाद जो इन्होंने चेंज किया है मेन क्रिप्टो करेंसी, उस पर तो भाई साहब लात मार दी इन्होंने। क्रिप्टो करेंसी से अगर आप डिजिटल करेंसी मींस क्रिप्टो करेंसी, आज जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज जो क्रिप्टो करेंसी से आने वाली इनकम है वो फ्लैट 30% से टैक्सेबल होगी, ना ही कोई डिडक्शन मिलेगी। और इवन अगर लॉस भी आपके होंगे तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और लॉस का ट्रीटमेंट कोई नहीं होगा इनकम टैक्स में, कोई लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब सिंपल सी बात कह रहा हूं भाई साहब, गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को साफ साफ सट्टा करार दे दिया है। गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को साफ साफ सट्टा करार दे दिया कि भाई साहब अगर क्रिप्टो करेंसी, मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा सर, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, जो आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, जो आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डीमैट अकाउंट के थ्रू, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं जी, जो बहुत वोलेटाइल है और लोगों ने धंधा बना रखा था जी। तो गवर्नमेंट ने ये बात कह दिया कि भैया 30% फ्लैट टैक्स चार्ज होगा। अगर लॉस है उस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, और कोई भी डिडक्शन आपको इस इनकम में से नहीं मिलेगी। हैं सर, मतलब फिर जितना पैसा आएगा वो डायरेक्टली टैक्सेबल, 30% टैक्सेबल, फ्लैट 30% टैक्सेबल, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो आज सिंपल सी बात है, जो आज डिजिटल करेंसी है, और इवन आपको बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगले साल अपने खुद की डिजिटल करेंसी निकालने जा रहा है। मतलब इंडिया में भी डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट कही, उसमें इन्वेस्टमेंट करो तुम, मतलब क्रिप्टो को छोड़ दो। तो
तो आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी निकालने जा रहा है सर 2023 में। आज मोदी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसको अनाउंस किया आज कि डिजिटल करेंसी नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो जाएगी, 2023 के अंदर आरबीआई लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, तो उसके नए अभी प्रोविजन बनेंगे, तो बट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि आने वाले टाइम में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी इसको पब्लिश करेगा जी। ठीक है जी। तो क्रिप्टो करेंसी वाले केस में गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया 30% टैक्सेबल, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, और अगर कोई लॉस होगा उस लॉस को दूसरी इनकम से आप खत्म भी नहीं कर सकते जी। ठीक है, उसके बाद जी जनरेट कैसे होती है सर, आज तक समझ नहीं आया। हाँ, वो आपको सिक्योरिटी लॉ में समझ में आएगा जी। मेरी बात टैक्सेशन के इधर देखो ध्यान से, जब आप सिक्योरिटी लॉ करोगे, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, ये सारी बातें आपकी एफएम और सिक्योरिटी लॉ के अंदर आएंगी। ठीक है, अब मैं इस पे लेक्चर लूंगा तो मेरे 2-3 घंटे लग जाएंगे, जो मेरा बिल्कुल भी अभी इंटरेस्ट नहीं है। चाहे मैं यूट्यूब पे बना के डाल दूंगा, बट हमारे टैक्स का मैटर नहीं है। ठीक है, चलो इधर सुनो ध्यान से, अब इधर सुना ध्यान से। अब अगला केस फिर हमारा आ रहा है सरचार्ज। अब सरचार्ज केस के सरचार्ज का मैंने अमेंडमेंट आपको बता दी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब किसी भी तरह के होंगे जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब किसी भी तरह के होंगे, किसी भी सेक्शन के होंगे, हाईएस्ट 15% उसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा जी। और कुछ एओपी होती हैं, कुछ एओपी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई, तो अभी तक ना एओपी वाले केस में ना 37% तक सरचार्ज था। अब गवर्नमेंट ने आज ये अनाउंस किया है कि कुछ सर्टेन एओपी होंगी जिनको हम नोटिफाइड करेंगे, उन एओपी पर हाईएस्ट 15% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, बात खत्म। मतलब कुछ सर्टेन एओपी होंगी, वो कोई भी इनकम अगर अराइज करेंगी, मैक्सिमम 15% सरचार्ज उनके ऊपर लगेगा, उससे ऊपर सरचार्ज लगेगा ही नहीं। मैं सारी एओपी की बात नहीं कर रहा, मैं सर्टेन एओपी की बात कर रहा हूं जो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी जी। ठीक है, ये चेंज आया जी। उसके बाद जी, उसके बाद अगली जो नोट अमेंडमेंट आई है, अगली अमेंडमेंट ये आई है कि जो आप सरचार्ज और सेस पे करते हो इनकम टैक्स में, जैसे आपको मैंने बताया था इनकम टैक्स में सेस होता है, इनकम टैक्स में सरचार्ज होता है जी। तो इनकम टैक्स में जो भी सेस और सरचार्ज होता है उसको खर्चा मत मान लेना। जैसे कई बार क्या होता था कि लोग क्या करते थे, उसकी ना डिडक्शन क्लेम कर लेते। डिडक्शन कैसे क्लेम की, भाई मैंने सेस पे किया, मैंने सरचार्ज पे किया, तो मैंने कहा मेरा तो खर्चा हो गया, इसको मैं पीएनएल में डेबिट करूंगा। गवर्नमेंट ने कहा हेलो हेलो भाई साहब, क्या हेलो अंकल क्या कर रहे हो, ये नहीं क्या कर रहे हो, ये भाई सरचार्ज है, सेस है, ये तो आपको पे कर रही है, इसका कोई भी खर्चा तुम पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते। ये श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर कर दिया कि कोई भी सेस और कोई भी सरचार्ज, इसका कोई खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा जी। ठीक है, तो मतलब सेस आपने पे कर दिया, सरचार्ज आपने पे कर दिया, बात खत्म, उसको पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते आप, ये बात ध्यान देना जी। उसके बाद जी, हाँ उसके बाद देखो री अगला चेंज क्या है। अब जो अनडिस्क्लोज इनकम होती है ना, जैसे कई बार क्या होता है, मैंने कहा था कि कुछ लोगों ने इनकम छुपा ली। जैसे आप में से काफी सारे बच्चे होंगे, बच्चा कह रहा है पापा साथ बैठे हैं, कुछ मत बोल देना, पापा ने कुछ इनकम छुपा रखी है तिजोरी के अंदर, पापा घर में कैश लाते हैं और इतने धीरे से बोलते हैं बेटे रख दे, बेटे कैश अंदर, बेटे अंदर करके रख दे, बेटे कैश को अंदर करके रख दे। हाँ, अब गवर्नमेंट कह रही है बेटे सुन बेटे, कि अगर हमने तुम्हारी इनकम पकड़ ली बेटे, वो हमने कैश पकड़ लिया और हमने धप्पा कर दिया, तुमने छुपाया हुआ था, हमने धप्पा कर दिया ना, तो जो भी तुम्हारी अनडिस्क्लोज इनकम होगी उसके अगेंस्ट में तुम कोई लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। बस ये बात ध्यान देना। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपके फादर बोले कि बेटे मेरे तो लॉस भी हैं और ये इनकम तो गवर्नमेंट ने पकड़ ली है, तो इस लॉस को मैं इस इनकम से खत्म करूंगा, तो गवर्नमेंट कहते हैं निकल लो, चलो निकल लो भाई साहब, ये ब्लैक मनी है, ये पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी, इससे कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होंगे जी। होता है सर, आपको पता नहीं है, ऐसे ही करते हैं। हाँ देखो बच्चा कह रहा है हाँ ऐसा ही होता है सर, ऐसा होता है। और पापा सर ऑब्वियस बात, इनके बड़े बड़े काम होते हैं ना, जब घर में कैश लेके आते हैं काले लिफाफे के अंदर ऐसे बांध के कैश लेके आते हैं ना, फिर ऐसे पकड़ाते हैं, बेटे अंदर करके रखियो, बेटे अंदर करके रखियो। बच्चा कहते पापा अंदर करके कहाँ रखूं पापा, तिजोरी ही इतनी है, उसके बाद तो जा ही नहीं पा रहा, बेटे अंदर करके रख दे। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है बेटे बाहर आ जा, बेटे तेरी इनकम हमने पकड़ ली है और ये इनकम फुली टैक्सेबल होगी, इससे कोई भी लॉस तुम्हारे सेट ऑफ नहीं होंगे। बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है जी, ये बात ध्यान दो, कोई लॉस आपके सेट ऑफ नहीं होंगे। और जीएसटी का कलेक्शन जबरदस्त आया है भाई साहब, इतना खतरनाक आया है, राक्षस बन चुका है जीएसटी। आपको मैंने पहले बताया ना, राक्षस बन चुका है, दानव बन चुका है, दानव खा जाएगा सबको। 1.40 लाख करोड़ का रिवेन्यू है, 1.40 लाख, 1,40,000 करोड़ का जीएसटी का रिवेन्यू आया है भाई साहब, काम हो चुका है जी। ठीक है, इतना रिवेन्यू गवर्नमेंट का आया है जीएसटी का, ये बात ध्यान दो जी।
अच्छा ये तो हो गई मेजर टैक्सेशन में चेंजेस जो थोड़े बहुत आए हैं। ना कोई रिबेट में चेंज है, ना कोई डिडक्शन मेन में उसमें कोई चेंज है, ना कोई टैक्स रेट में चेंज है। जो थोड़े बहुत चेंजेस थे हाईलाइट्स, मैंने कहा ना अभी काफी सारे चेंजेस और भी हैं सर, क्योंकि सेक्शन वाइज चेंजेस जो हैं वो तो फाइनेंस बिल के अंदर हैं, उसको मैं डिटेल में आराम से डाल दूंगा। आप उसको देखनी हो देख लेना, नहीं देखनी मत देखना, बट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए देखना, एग्जाम के लिए मत देखना जी। मैंने इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि जो भी ये वाली क्लास है जो मैं बजट की दे रहा हूं, यूट्यूब पे भी डालूंगा, या अगली क्लास जो बजट की होगी सिंगल क्लास भी दिसंबर 22 तक हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हो जाएगा, इसलिए आपको देखनी है जी। ठीक है जी, चलो इधर सुना ध्यान से, इधर सुना ध्यान से। अब ये तो मैंने आपको बता दिए जो मेजर चेंजेस हैं। अब अदर चेंजेस और कौन कौन से हैं अब मैं आपको दिखाता हूं जी। आपको मैं दिखाता हूं मोदी गवर्नमेंट का विजन क्या है। आपको मैं दिखाता हूं नहीं मोदी गवर्नमेंट का विजन क्या है। बच्चा कह रहा है सर आज जीएसटी की क्लास होगी या नहीं होगी, मेरा तो मन कर रहा है कि आज बजट पे ही बातें छेड़ दी जाए। ठीक है, बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर हम पढ़ के आए हैं, अरे करेंगे करेंगे क्लास करेंगे। बस दो तीन बातें मतलब थोड़ी बहुत बातें मैं और डिस्कस करता हूँ कि आपको मैं दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट का विजन क्या है सर, क्योंकि आपको ना इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो जीएसटी तो हम इतने दिनों से पढ़ ही रहे हैं और वो तो मुझे क्लास लेनी है, बट आपको इसमें भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं सर हमें जानना है भाई, हमें भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ताकि हम भी तो किसी को रिस्पॉन्स कर पाए। नहीं तो हम रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएंगे, नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूज का स्क्रीनशॉट उठा के चिपका देना पड़ेगा, फिर आप कहोगे सर वो गलत है, जैसे आपने आज हमें दिखा दिया। ठीक है, तो हमें भी ना नॉलेज चाहिए थोड़ी सी। चलो सुनना ध्यान से। अब इधर सुनो ध्यान से, या मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब गवर्नमेंट का विजन सुनो जी, गवर्नमेंट का विजन क्या है। सबसे पहला जी उन्होंने कहा है एलआईसी का आईपीओ हम शॉर्टली अनाउंस कर देंगे। एलआईसी का आईपीओ बहुत शॉर्टली अनाउंस कर देंगे। आप शॉर्टली का मतलब समझ गए ना, बहुत जल्दी आईपीओ एलआईसी का आने वाला है जी। ठीक है, वो क्या प्राइस रखेंगे उन्होंने उसकी बातचीत नहीं की, सिर्फ एक लाइन में खत्म किया कि एलआईसी का आईपीओ हम शॉर्टली अनाउंस कर देंगे। निर्मला सीतारमण जी ने ये बात आज बजट स्पीच के अंदर बोल दी है। फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला रही, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम इंक्रीज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, बाहर से पैसा चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है भैया देख लो ये लो जी, हमारे पास तो पैसा नहीं है भैया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाओ। भाई हमारे पास पैसा खत्म हो चुका है जी, हम जो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे खर्चे ही बहुत हो रहे हैं सर। गवर्नमेंट का इस बार का एक्सपेंडिचर देखा आपने, मतलब गवर्नमेंट कह रही है जो हमने उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा खर्चा हमारा इस बार हो गया है। तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं, ठन गोपाल हो गई है जी। ठीक है, ठन गोपाल का मतलब पैसे नहीं। गवर्नमेंट कह रही भाई साहब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम इस साल इंक्रीज करेंगे। मतलब बाहर के बिजनेसमैन मीन्स जैसे मान लो टाटा हो गया, मान लो रिलायंस हो गया, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, तो गवर्नमेंट कह रही उनको इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट हम करें। और आप खुद तो देख रहे हो यार, एलआईसी प्राइवेटाइज कर रहे हैं और कई बैंक प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है। आपको मैं दिखा दूंगा आने वाले टाइम में रेलवे भी प्राइवेटाइज होगी सर, बहुत सारी चीजें प्राइवेटाइज होंगी, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के बस का नहीं है सर। अब गवर्नमेंट कह रहे भाई साहब हमारे पास और भी काम बहुत सारे हैं, अब तुम भी सपोर्ट करो आके। तो उन्होंने बजट स्पीच के अंदर बोला कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे। तो आप समझ सकते हो वो कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बोला हाईवे इंक्रीज करेंगे। हाईवे तो धीरे धीरे बढ़िया बन ही रहे हैं, तो उन्होंने हाईवे के ऊपर बात की कि हाईवे इंक्रीज करेंगे। उसके बाद फिर कह रहे हैं आईटी सेक्टर को हम बढ़ाएंगे। आईटी सेक्टर मतलब समझ रहे हो ना, डिजिटल इंडिया। आईटी सेक्टर मींस क्या होगा, डिजिटल इंडिया। आज जैसे मान लो आज जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाने की बात की, बैंकिंग सेक्टर को ऑनलाइन करने की बात की है जी। मतलब धीरे धीरे आने वाले टाइम में आपको मैं दिखा दूंगा सारी पेमेंट ऑनलाइन होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट इतने सारे बेनिफिट दे देगी ऑनलाइन पेमेंट में, आप कैश पेमेंट करने की सोचोगे ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो आईटी सेक्टर है उनको हम प्रमोट करेंगे जी। आईटी सेक्टर को हम प्रमोट करेंगे। फिर वंदे भारत एक ट्रेन चलती है, उसको उन्होंने कहा हम 400 वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे आने वाले 3 साल के अंदर, तो ट्रेन को बढ़ाने की बात की है। एग्रीकल्चर के तो हर बार आता है कि एग्रीकल्चर को इंक्रीज करेंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। फार्मर्स को उन्होंने काफी सारे बेनिफिट दिए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मेन है डिजिटल सर्विस देंगे फार्मर को। मतलब फार्मर को भी कोशिश करेंगे हम डिजिटल सर्विस दें। मतलब बीच में ना मेन क्या है कि बीच में जो मीडिएटर होते हैं, जो कमीशन खाते हैं, वो खत्म हो जाए। मतलब हमारी और फार्मर की डायरेक्टली बातचीत हो, मतलब बीच में कोई ना आए, तो उसको खत्म करने की बात उन्होंने बोली है। उसके बाद फिर मेन जो सबसे पॉइंट बोला है कि एजुकेशन को डिजिटल हम करेंगे धीरे धीरे। समझ रहे हो मेरी बात? वही बात कर रहे हैं सर जो मैंने आपको पहले भी कई बार बोली थी, एजुकेशन को डिजिटल करेंगे। ये उन्होंने श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज के बजट के अंदर बोला है कि आप चेक करो सर, स्कूल ऑनलाइन बना रहे हैं, ये कई स्कूल कई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन देंगी, बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन दी जाएगी। तो मतलब आप समझ सकते हो, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि हम एजुकेशन को ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो जगह यार ये तो दिमाग खराब करने वाली बात चल रही है। तो फेस टू फेस सर, फेस टू फेस गवर्नमेंट कह रही है भैया फेस टू फेस का अब जमाना चला गया है।
भाई जो बच्चा आना चाहता है फेस टू फेस वो आए, नहीं तो हम पूरी फैसिलिटी देंगे, घर बैठ के पढ़ो जी। भाई सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं कि बच्चा घर बैठ के पढ़े। सर जो बच्चा वो तफरी करना चाहता है, जो घूमना चाहता है, जैसे वो कोई, जैसे रारी चौक पे कई लोग खड़े होकर ताड़ रहे होते हैं एक दूसरे को, तो फिर वो ताड़ने वाला काम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जैसे वो ताड़ रहे होते हैं कि ओए वो जा रहा है वो जा रहा है, तो वो तो बिल्कुल ही खत्म, गवर्नमेंट खत्म कर देगी। फिर हम क्या जाएंगे? क्या यही जिंदगी है क्या सर? नहीं, क्या यही जिंदगी है क्या? इसलिए हमने जन्म लिया था क्या भाई हम वहां कहीं बाहर घूमने न जा पाए? ये क्या मतलब हो गया यार, हद हो गई जी। इधर सुनो ध्यान से। तो मेनली गवर्नमेंट ने आज ये कहा है जी, हम एजुकेशन को डिजिटल करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो हाँ देखो 200 टीवी चैनल प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल, मतलब मेनली एजुकेशन ऑनलाइन करने की बात चल रही है कि धीरे 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 हम ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट करेंगे। जैसे आज और मैं एक बात बताओ, एक कैमरा ही तो बीच में है, इस कैमरे के थ्रू मैं आपसे बात करने चाह रहा हूं, और पूरे इंडिया में कितने सारे बच्चे मेरे को सुनते होंगे इस कैमरे के चक्कर में। तो गवर्नमेंट कह रही है ये एजुकेशन हमें प्रमोट करनी है जी, इसको प्रमोट करनी है, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम आती है, इसकी एक तो कॉस्ट कम होती है, और दूसरा बच्चे भी घर में बैठ के अपनी फैमिली के साथ रहते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चश्मे का नंबर ज्यादा हो गया, चलो जी इधर सुनो ध्यान से। उसके बाद जी, उसके बाद इन्होंने बोला है कि फिर 5 रिवर को हम कंबाइन करेंगे, 5 रिवर को कंबाइन की जाएंगी। ई विद्या मतलब ई विद्या फॉर गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के लिए ई विद्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वही देखो। फिर आगे डिजिटल बैंकिंग पेमेंट, भाई बैंकिंग पेमेंट को भी डिजिटल करेंगे। डीटीएच फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट, डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम। भाई साहब यहां मत आना मेरे पास पढ़ने के लिए, हेलो सुन रहे हो क्या मेरी बात? नहीं सुन रहे? मत आना मेरे पास पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट कह रही है। चुप करके हम तुम्हारे घर में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, चुप करके घर बैठे रहो, अपना वाईफाई का रिचार्ज करवा लो और चुप करके घर बैठो, ठीक है जी। हाँ हाँ इधर देखो ध्यान से जी। उसके बाद जी ई पासपोर्ट इशू करने की बात हो रही है, 5G सर्विस आ जाएगी, 5G एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट ये लेके आ रही हैं जी। उसके बाद SEZ का जो एक्ट है वो रिप्लेस हो रहा है किसी नए एक्ट से जी। अब वो नया एक्ट कौन सा होगा, उसमें क्या गाइडलाइंस होंगी वो बताएंगे। और डिजिटल करेंसी इशू करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2023 के अंदर, जो मे बी क्रिप्टो करेंसी का सब्स्टिट्यूट होगी जी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया नई अपडेटेड रेट ऑन की डायरेक्ट टैक्स के मैंने आपको बता दिए। मतलब करक्स बस ये निकल के आ रहा है कि ये जो बजट आज का रहा है, मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूं उनके लिए कोई खास बेनिफिट आई नहीं है जी। कुछ इन्होंने कस्टम ड्यूटी में रेट कम किए, कपड़ा कम हो गया, मोबाइल के रेट कम हो गए, चार्जर के रेट कम हो गए, मतलब काफी सारे चेंजेस उन्होंने कस्टम के अंदर किए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर किए हैं भाई, जहां से इकोनॉमी थोड़ी बहुत चलती है। जीएसटी में कोई मेजर चेंज नहीं है जी, और जीएसटी में चेंजेस एक्ट में नॉर्मली आते भी नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंड करती है, उसके आप टेंशन छोड़ दो, वो तो मैं करवाता ही रहता हूँ। मेन होते हैं एक्ट में इनकम टैक्स के चेंजेस। तो कोई मेजर चेंज इनकम टैक्स में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चेंजेस आए हैं, बाकी डिटेल आपको बता दूंगा कि मैं उसको मैं डाल दूंगा। और बाकी बस डिजिटल इंडिया जी, ठीक है जी। टेलीकॉम सेक्टर बढ़ जाएगा, आज ही शेयर लेने पड़ेंगे, वो आज ही शेयर लेने पड़ेंगे जी, कैश। इधर सुनना ध्यान से। तो मेनली एजुकेशन ऑनलाइन होगी, पेमेंट ऑनलाइन करने की बात कर दी गई है, और बाकी मतलब मेनली डिजिटल को प्रमोट कर रहे हैं जी, ठीक है। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है सर, सिंपल सी बात है, और गवर्नमेंट चाहती है कि भैया कॉस्ट तुम्हारी कम से कम आए, तुम विवेक सर से ना मिल पाओ, विवेक सर अपने घर रहें, उनके बच्चे उनके घर रहें, बस एक कैमरे के थ्रू वो पढ़ते रहें, ऐसे ही लाइव क्लास लेते रहें, ऐसे ही काम चलता रहे, मस्त तरीके से फीलिंग रहते रहें, उनको मजे आते रहें, विवेक सर को मजे आते रहें, ठीक है। कोई चलो जी इधर सुनो ध्यान से। ICT फॉर्मेट, क्या ICT क्रिप्टो करेंसी में लोग पैसे लगाते हैं, अब सर निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल चेंज, फर्क तो पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। चलो इधर सुनो ध्यान से। अब ये आपके मेजर चेंजेस आज के बजट के हैं जी, जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाकी डिटेल में आपको डिस्कशन डाल दूंगा, बट फिर बोल दूं हमारे एग्जाम में किसी काम का नहीं है जी। अभी कौन से शेयर बढ़ने वाले हैं, कौन से शेयर बढ़ने वाले नहीं है, उसको छोड़ दो। अभी कौन से शेयर बढ़ने वाले हैं, कौन से शेयर बढ़ने वाले नहीं है, उसकी डिस्कशन नहीं कर रहा। चलो जी, चलो इधर देखो ध्यान से। नहीं तो आपको मैंने बता दिया चेंजेस अब कौन कौन से हैं जो मेजर आपके थे। अप्रोक्सीमेट हमारा आधा पौना घंटा लग गया जी, और दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हाईलाइट्स मैंने आपको बता दिया।